हेलो स्टूडेंट्स, हम इंडियन पॉलिटी को पढ़ रहे थे और इसमें हमने 3 चैप्टर अपने कंप्लीट कर लिए थे और हमने 4th चैप्टर को भी स्टार्ट कर दिया था और 4th चैप्टर है हमारा प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हमने पढ़ा था कि सबसे पहले जो प्रीएम्बल का कॉन्सेप्ट आया है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में आया। उसके बाद इसे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ ने इस प्रैक्टिस को फॉलो किया और इंडिया ने भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल को इंक्लूड किया। जो प्रीएम्बल है उसको जो एन.ए. पालखीवाला जो कि एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट थे और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे, उन्होंने प्रीएम्बल को कहा कि प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड है और प्रीएम्बल का मीन्स होता है इंट्रोडक्शन और प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। और जो प्रीएम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की समरी को बताता है, उसके पूरे मीन्स को बताता है कि हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, उसकी जो भी समरी है वो हम प्रीएम्बल में देख सकते हैं। द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जो ये आज हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में लाया गया था और इसी में फर्दर मॉडिफिकेशन करके आज ये क्या है हमारा प्रीएम्बल बना है। ठीक है। और द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाय पंडित नेहरू एंड अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। और इसको कब अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा, इसको हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। ऑन 22 जनवरी 1947 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को अडॉप्ट कर लिया गया था और इसी में कुछ फर्दर इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशंस करके इसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल बना दिया गया था। किससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल बना दिया गया था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को, जिसको कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में 13 दिसंबर 1946 को रिप्रेजेंट किया था। इट हैज़ बीन अमेंडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। जो ये हमारा प्रीएम्बल है, अभी तक इसको एक बार केवल इसमें संशोधन किया गया है, एक बार अमेंड किया गया है इसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू, जिसमें हमारा जो ये प्रीएम्बल है इसमें 3 वर्ड्स को जोड़ा गया था, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। और हमने उसके बाद पढ़ लिया था कि हमारे पूरे प्रीएम्बल का टेक्स्ट क्या है। ठीक है। इसमें हमने पढ़ा था कि जो है हम सभी जो कि इंडिया के लोग हैं वही हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करते हैं, ये वही इसके सोर्स ऑफ अथॉरिटी हैं। और उसके बाद सोर्स ऑफ अथॉरिटी है, सोर्स ऑफ पावर है। ठीक है। उसके बाद ये हमने पढ़ा था कि इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रीएम्बल, इसमें हमने यही 4 कंपोनेंट्स देखे थे। इसमें ये बताया गया है कि जो ये टेक्स्ट है, जो हमने ये पूरा टेक्स्ट पढ़ा है कि इसके क्या-क्या कंपोनेंट हैं। इसमें आप खुद ही देख सकते हैं कि इसमें हमने पहला कंपोनेंट क्या पढ़ा था। इसमें पहला पढ़ा कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये यहाँ पे लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये क्या है, स्टार्टिंग क्या हो गई, ये क्या हो गई, द सोर्स ऑफ द अथॉरिटी हो गई ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वी द पीपल ऑफ इंडिया। उसके बाद सेकंड हमने इंग्रेडिएंट पढ़ा था नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट। तो नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट को प्रीएम्बल में कहाँ पे बताया गया है, वो बताया गया है कि जो हमारा कंट्री है वो क्या है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। ठीक है। ये इसके नेचर के बारे में बताया गया है। तो इसका दूसरा कंपोनेंट हो गया, दूसरा इंग्रेडिएंट हो गया। उसके बाद जो थर्ड कंपोनेंट है वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। वो भी क्या है, हमारे प्रीएम्बल में दिया गया है। ये देखिए यहाँ पे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स, इसके सारे सिटीजन्स को क्या मिले, जस्टिस, जो कि कैसा जस्टिस हो, सोशल जस्टिस हो, इकोनॉमिक जस्टिस हो और पॉलिटिकल जस्टिस हो, और लिबर्टी मिले। कैसी लिबर्टी हो, थॉट्स की लिबर्टी हो, एक्सप्रेस करने की लिबर्टी हो, बिलीफ की लिबर्टी हो, फेथ की लिबर्टी हो और वर्शिप करने की लिबर्टी हो। और क्या क्या था इसके इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं क्या क्या है, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, क्या दिया जाए, सबको इक्वलिटी ऑफ स्टेटस और एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हो। ठीक है। एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी, और सभी लोगों में क्या हो, भाईचारे की भावना को प्रमोट किया जाए। ये हमने इसमें इसके इसके ऑब्जेक्टिव में पढ़ा था कि ये इसका क्या है, थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। उसके बाद जो फोर्थ है डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें हमने पढ़ा था कि ये देखिए लास्ट में क्या है इसके पार्ट में, कि डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल को या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को किस दिन अडॉप्ट किया गया, ये हमारे प्रीएम्बल में इसका जो फोर्थ कंपोनेंट है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 26 नवंबर 1949 को डू हेयर बाई अडॉप्ट इनएक्ट एंड गिव टू अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ था 26 डे ऑफ नवंबर 1949 को हमारे देश के लोगों ने ही खुद को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में इस जो ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था इसको खुद अडॉप्ट किया, इनेक्ट किया और अपने देश के लिए इस कॉन्स्टिट्यूशन को दिया था।
ये थे, हमने पढ़ लिया था इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रियम्बल, ये हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। अब आज हम स्टार्ट करेंगे कीवर्ड्स इन द प्रियम्बल। यही कि अभी हमने इसके जो उसका सेकंड जो था कि इंग्रेडिएंट था हमारे प्रियम्बल का, जो कंपोनेंट था कि हमारे इंडियन स्टेट का नेचर कैसा है। हमारा इंडियन स्टेट का नेचर क्या है कि हमारा इंडियन स्टेट जो है वो क्या है, एक सोवरेन कंट्री है, सोशलिस्ट कंट्री है, सेक्युलर कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है और रिपब्लिकन पॉलिटी है। तो हम इन्हीं कीवर्ड्स को पढ़ेंगे कि सोवरेन का मीन्स क्या होता है, सोशलिस्ट का मीन क्या है, सेक्युलर का मीन्स क्या है, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। इन्हीं को क्या कहा गया है, कीवर्ड्स कहा गया है। कीवर्ड्स इन द प्रियम्बल, सर्टेन कीवर्ड्स जैसे कि सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी आर एक्सप्लेन एज फॉलोज। इनको हम अभी एक्सप्लेन करते हैं, यहाँ पे ये एक्सप्लेन किए गए हैं। देखिए नंबर 1 पहला वर्ड है सोवरन। हमारे इंडियन स्टेट को सोवरन स्टेट कहा गया है हमारे प्रियम्बल में। द वर्ड सोवरन इम्प्लाइज दैट इंडिया इज नाइदर ए डिपेंडेंसी नॉर ए डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन बट एन इंडिपेंडेंट स्टेट। जो सोवरन वर्ड है वो बताता है कि जो इंडिया है वो किसी की भी डिपेंडेंट कंट्री नहीं है और ना ही कोई डोमिनियन है, ना ही इंडिया क्या है किसी अदर नेशन का डोमिनियन है, बल्कि इंडिया पूरी तरीके से एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। ठीक है। और क्या है, ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि जब टिल द पासेज ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 इंडिया वाज ए डिपेंडेंसी कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। क्या था कि जब तक कि जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 पास हुआ था उस टाइम पे क्या थी, जो इंडिया थी वो ब्रिटिश एम्पायर की ही एक कॉलोनी थी और हम लोग क्या थे, डिपेंडेंट थे उनके। इंडिया क्या थी, डिपेंडेंसी थी यानी कॉलोनी थी, उस टाइम पे हम उनके ब्रिटिश शासन के अधीन थे। फ्रॉम अगस्त 15 1947 to January 26 1950 India's political status was that of a dominion in the British Commonwealth of Nations। क्या हुआ कि जब 15 अगस्त 1947 को जब हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस मिल गई तब से लेकर जनवरी 26 1950, ठीक है, इंडिया का जो पॉलिटिकल स्टेटस था वो क्या था, एक डोमिनियन की तरह था इन द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। इसीलिए था क्योंकि तब तक भी एक डोमिनियन की तरह था क्योंकि तब तक हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था कंट्री का वो बनकर तैयार नहीं हुआ था। और जैसे ही 26 जनवरी 1950 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सारे प्रोविजंस इन्फोर्स कर दिए गए और उस दिन से हमारी कंट्री जो है वो टोटली इंडिपेंडेंट हो गई, टोटली सोवरेन रिपब्लिक बन गई। और 26 जनवरी 1950 को डिक्लेयर कर दिया गया इंडिया को एक सोवरेन रिपब्लिक। ठीक है। However, Pakistan continued to be a British dominion until 1956। देखिए अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 जनवरी 1950 तक कम्प्लीटली इन्फोर्स हो चुका था, उसके सारे प्रोविजंस को इन्फोर्स कर दिया गया था और इसी दिन हमने क्या कर दिया था, इंडिया को एक सोवरेन रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन पाकिस्तान जो था वो ब्रिटिश डोमिनियन में 1956 तक रहा, उनके अंडर 1956 तक ब्रिटिश शासन में ही पाकिस्तान रहा था। हम लोग 26 जनवरी 1950 के बाद डोमिनियन नहीं कहलाए, हम क्या कहलाए, एक सोवरेन रिपब्लिक कहलाए। उसके बाद हमारे जितने भी जो भी हमारे डिसीजन होंगे वो हम अपने अकॉर्डिंग लेंगे, ये इसमें कहा गया। देयर इज़ नो अथॉरिटी अबाउट इट। ठीक है। क्या है कि जो हमारी जो कंट्री है वो एक सोवरेन कंट्री है अब, और हमारी कंट्री से ऊपर अब कोई भी अथॉरिटी नहीं है। ठीक है। एंड इट इज़ फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर्स बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अब जो हमारी कंट्री इंडिया है वो क्या है, वो अपने सारे अफेयर्स को, चाहे वो इंटरनल अफेयर्स हो या फिर एक्सटर्नल अफेयर्स हो, उनको अपने हिसाब से करने के लिए टोटली फ्री है, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। ठीक है। वो अपने सारे डिसीजंस खुद ले सकती है। दो इन 1949 इंडिया डिक्लेयर्ड द कंटिन्यूएशन ऑफ full membership of the Commonwealth of Nations and accepted the British Crown as the head of the Commonwealth। ठीक है। क्या हुआ कि 1949 में इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया कि हम जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उस टाइम पे बन रहा था तो इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया कि हम अभी भी कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन के मेंबर्स बने रहेंगे। और उन्होंने एक्सेप्ट किया, इंडिया ने एक्सेप्ट किया इस चीज़ को कि जो ब्रिटिश क्राउन है वो उसका हेड क्या होगा, जो ब्रिटिश क्राउन है वो कॉमनवेल्थ नेशंस के हेड होंगे। इस बात को हम एक्सेप्ट करते हैं और हम अभी भी इससे जुड़े रहेंगे। ये मई 1949 में डिक्लेयर कर दिया गया था इंडिया के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको डिक्लेयर कर दिया था कि हम कॉमनवेल्थ नेशंस में ही रहेंगे इंक्लूडेड।
ठीक है। तो क्या हुआ कि उस टाइम पे जब ऐसा कहा गया तो कई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस बारे में बात हुई, ठीक है। टू डिस्पेल द लर्किंग fears of some members of the constituent assembly, Pandit Nehru said in 1949, thus we to please long ago to achieve पूर्ण स्वराज। जब क्या हुआ कि ऐसा कहा गया मई 1949 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा ये डिक्लेयर कर दिया गया कि हम क्या करेंगे, कॉमनवेल्थ नेशंस में अभी भी रहेंगे और हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि जो कॉमनवेल्थ नेशन के एज ए हेड हैं उसको क्या करते हैं, हेड के रूप में ब्रिटिश क्राउन को हम एक्सेप्ट करते हैं, ये कहा गया। तो क्या हुआ कि उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कई मेंबर्स जो हैं वो काफ़ी डर गए। उन्हें लगा कि अभी तो हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो भी उसका रूल है उससे हमें अभी तो इंडिपेंडेंस मिली है 1947 में, और ये अभी कह रहे हैं कि कॉमनवेल्थ में भी आप पार्टिसिपेट, हम कॉमनवेल्थ के अंडर ही रहेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम फिर से ब्रिटिश रूल के फिर से उसके क्या हो जाए, डोमिनियन हो जाए या उसकी डिपेंडेंसी हो जाए, उसकी कॉलोनी बन जाए। तो उनमें ये डर बना हुआ था। तो पंडित नेहरू जी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बताते हैं, वो इस चीज़ का आंसर देते हैं कि वी टू प्लीज़ लॉन्ग अगो टू अचीव पूर्ण स्वराज। पंडित नेहरू जी कहते हैं कि हमने इस चीज़ की प्रतिज्ञा ली थी कि हम क्या करेंगे, अपना पूर्ण स्वराज लेंगे और हमने इसको अचीव किया है। वी हैव अचीव्ड इट। डज ए नेशन लॉस इट्स इंडिपेंडेंस बाय एन अलायंस विद अनदर कंट्री। वो कहते हैं कि क्या अगर कोई नेशन, कोई इंडिपेंडेंट कोई नेशन है, अगर किसी दूसरी कंट्री के साथ कोई अलायंस करता है, कोई संधि करता है, तो क्या उसकी इंडिपेंडेंस का लॉस होगा। वो ये कहते हैं कि ये तो क्या है, अलायंस मीन्स होता है नॉर्मली एक कमिटमेंट। ऐसा करने से हमारी जो इंडिपेंडेंस है उसको कोई भी खतरा नहीं है, ठीक है। हम अपने सारे डिसीजंस लेने के लिए अभी भी पूरी तरीके से फ्री हैं। द फ्री एसोसिएशन ऑफ द सोवरेन कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस डज नॉट इन्वॉल्व सच कमिटमेंट्स, ठीक है। एंड इट्स वेरी स्ट्रेंथ लाइज इन इट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड इट्स कंप्लीट फ्रीडम। ये कहते हैं कि ये पूरी तरीके से एक फ्री एसोसिएशन है जिसको कि हम कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन में जो हैं वो अपनी पूरी सोवरेनिटी के साथ हम इसको इंक्लूड कर रहे हैं, और ये हम पर पूरी तरीके से हम पे डिपेंड करता है कि अगर हम चाहें तो उसमें रहें और अगर चाहें तो उससे हम अपनी मेंबरशिप को टर्मिनेट कर लें। तो उन्होंने कहा इट इज़ वेल नोन दैट इट इज़ ओपन टू एनी मेंबर नेशन टू गो आउट ऑफ द कॉमनवेल्थ इफ़ इट सो चूजेस। इन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छे से सर्वविदित है, यानी वेल नोन है, इस बात को सभी जानते हैं कि कोई भी मेंबर नेशन अगर वो चाहे तो वो फ्री है कॉमनवेल्थ नेशन से बाहर आने के लिए, ठीक है। ही फर्दर स्टेटेड इट इज़ एन एग्रीमेंट बाय फ्री विल टू बी टर्मिनेटेड बाय फ्री विल। ये कहा गया कि जो हम कॉमनवेल्थ नेशन में रहने की बात कर रहे हैं ये क्या है, एक ऐसा एग्रीमेंट है जो कि हमारी अपनी इच्छा से किया गया है, फ्री विल से किया गया है, और अगर हम इसको टर्मिनेट भी करेंगे, अगर उस कॉमनवेल्थ से हम बाहर भी आते हैं तो वो भी हमारी ही अपनी इच्छा होगी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि किसी भी अदर कंट्री का या ब्रिटिश गवर्नमेंट का या कॉमनवेल्थ नेशंस का हमारे ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का कंट्रोल नहीं है। हम पूरी तरीके से अपने डिसीजंस लेने के लिए सोवरेन है। ये बस एक प्रकार का क्या है, अलायंस है, एक प्रकार का कमिटमेंट है, ठीक है, जिससे कि किसी भी कंट्री की इंटरनल सोवरेनिटी को किसी भी देश के डिसीजंस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। पहले ये था कि डोमिनियन का मतलब ये बोला कि जब हम ये 15 अगस्त 1947 को हमारा देश जो है इंडिपेंडेंट हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 तक हमारा जो कंट्री है वो एक डोमिनियन रहा था, ठीक है, एज ए डोमिनियन रहा था। डोमिनियन का मतलब ये है कि पहले जो मीन्स कि जैसे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट है, कोई भी एक कॉलोनी है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उसकी क्या है, बहुत सारी कॉलोनीज़ हैं, वो जिनमें से इंडिया भी अब आज़ाद तो हो गया था, लेकिन उसको क्या था, अभी भी ये कहा गया था कि जब तक आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार नहीं होता है तब तक आप हमारे डोमिनियन यानी ब्रिटिश के डोमिनियन माने जाएंगे। तो उसमें ये था कि आप इंटरनल फंक्शंस अपने करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, लेकिन अगर आपको कोई एक्सटर्नल कोई काम होगा, अदर कंट्रीज से कोई ट्रीटी वगैरह, अगर आपको कुछ भी वॉर वगैरह करना होगा तो आपको उसके लिए हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी, कि क्योंकि अभी आपका क्या है, पूरी तरीके से आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनकर रेडी नहीं हुआ है, तैयार नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन जैसे ही 26 जनवरी 1950 को हमारे सारे कॉन्स्टिट्यूशन के सारे प्रोविजंस को इन्फोर्स कर दिया गया, और इसी दिन तब से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को टोटली एक सोवरेन रिपब्लिक के रूप में घोषित कर दिया गया, और तब से क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का हमारे ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं रहा। अब हम अपने किसी भी फंक्शन को करने के लिए टोटली कंप्लीटली क्या है, फ्री हैं और इंडिपेंडेंट हैं।
फर्दर इसके बाद ये कहा गया कि जो ये कॉमनवेल्थ नेशंस था पहले कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन था। मैंने आपको पहले अपने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जब हमने वो कॉमनवेल्थ के बारे में, कॉमनवेल्थ नेशंस के बारे में पढ़ा था, उसमें मैंने बताया था कि पहले क्या था कि ऐसे जो भी कंट्रीज जो क्या है पहले कभी किसी न किसी टाइम पे क्या रही हो, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन रही हो, उनकी कॉलोनीज रही हो, तो उन सब कंट्रीज को क्या कहा जाता था, कॉमनवेल्थ कंट्रीज कहा जाता था। पहले ये एक डोमिनियन का कॉन्सेप्ट था, लेकिन जब अलग अलग कंट्रीज अपना अलग अलग कंट्रीज ने अपनी इंडिपेंडेंस ली, जैसे कि भारत आज़ाद हुआ तो ऐसे अलग अलग देश आज़ाद होने लगे, तो उन्होंने अपनी 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 कंट्रीज को फ्रीडम प्रोवाइड कराई। और फिर क्या हुआ कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट में जो कॉमनवेल्थ है उसमें क्या किया गया कि कॉमनवेल्थ रिलेशंस को एस्टैब्लिश किया गया। एक कॉमनवेल्थ कंट्रीज का एक संघ बना, जिसमें कि आज भी कॉमनवेल्थ गेम्स वगैरह कराए जाते हैं। कि इसमें क्या होगा कि कल्चरल और अपने जो भी हैं एक्टिविटीज़ होती हैं और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन इससे क्या होता है कि एक फ्रेंडशिप की तरह इसको आज माना जाता है। पहले की तरह वो डोमिनियन वाला कॉन्सेप्ट अब नहीं है, ठीक है। अब ये है कि हर कोई कंट्री अब सोवरेन है और उसकी जब इच्छा चाहे वो इसमें मेंबरशिप ले सकती है कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में। अगर उस कंट्री की विल नहीं है तो वो कॉमनवेल्थ नेशन से बाहर भी हट सकती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं। उसमें ये कहा गया कि दो in 1949 इंडिया declared the continuation of her full membership of the Commonwealth of Nations and accepted the British Crown as the head of the Commonwealth। इसको हमने पढ़ लिया था। This extra constitutional declaration does not affect India's sovereignty in any manner। ये कहा गया कि जो ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा डिक्लेरेशन है कि एक क्या है कि एक डिक्लेरेशन हमने किया है कि हम क्या है कॉमनवेल्थ नेशंस के साथ अपना क्या है अभी उसमें हम अपना पार्ट ले रहे हैं और हम उसमें अभी उन कंट्रीज़ में हम अभी भी हैं, ठीक है। वो क्या है एक अलायंस की तरह है, ये डिक्लेयर कर दिया और उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कि ये स्वीकार किया गया कि जो ठीक है इसके हेड के रूप में हम अभी भी क्या है ब्रिटिश क्राउन को अभी भी इसके हेड के रूप में एक्सेप्ट करते हैं। और ये क्या है टोटली कल्चरल रिलेशंस के लिए था कि एक दूसरे की कंट्रीज़ में फ्रेंडशिप रिलेशंस को एस्टेब्लिश करने के लिए किया गया था। बाद में पहले का कॉन्सेप्ट नहीं था, जो कि आज भी कॉमनवेल्थ गेम्स के रूप में चलता है। अब ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी किसी को ऐसा डोमिनियन का नहीं है, हर कंट्री अब फ्रीडम है, हर कंट्री अब फ्री है अपने फंक्शंस को करने के लिए। फर्दर इंडियाज मेंबरशिप ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो इन नो वे कॉन्स्टिट्यूट ए लिमिटेशन ऑन हर सोवरेनिटी। क्या हुआ था कि जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसको वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद बनाया गया था, तो इंडिया ने भी इसकी जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसकी मेंबरशिप को इंडिया ने 1945 में उसको एक्सेप्ट किया था। इंडिया जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बना था वो बना था 1945 में। जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या है एक इंटरनेशनल बॉडी है जो कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद बनाई गई थी कि पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को बनाकर रखा जा सके, ठीक है, जिससे कि आगे चलकर थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसी कोई भी सिचुएशन ना आए और पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल पीस रहे, पूरा सब जगह क्या रहे पीस रहे और सब लोग सुरक्षित रहें और सभी जगह सही तरीके से सब कंट्रीज़ में अपना अपना डेवलपमेंट हो, कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर अपना डोमिनियन ना इस्टेब्लिश करे और हर कोई कंट्री अपना फ्री रहे, अपने हिसाब से अपने फंक्शंस को करे। इसलिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था फॉर क्या था इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए। और इसमें क्या था कि सबसे पहले जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट था उस टाइम पे लीग ऑफ नेशन बनाई गई थी, जब पहला वर्ल्ड वॉर हो गया था 1914 से 1918 में। लेकिन क्या हुआ कि लीग ऑफ नेशन अपना काम करने में सही से मतलब एफिशिएंट नहीं रहा, तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड हो गया, ठीक है। और लेकिन आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया जो अभी भी इस टाइम पर अपने काम को सही से कर रहा है और ये देखा गया है कि अभी इंटरनेशनल पीस एक तरीके से अभी पूरे वर्ल्ड में मेंटेन है। Being a sovereign state, India can either acquire a foreign territory or cede a part of its territory in favor of a foreign state। ये कहा गया है कि जो इंडिया क्या है अब एक सोवरेन स्टेट है, तो ये क्या कर सकती है किसी भी फॉरेन टेरिटरी को अपनी टेरिटरी में मिला सकती है और सीड ए पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी इन फेवर ऑफ फॉरेन स्टेट, या फिर अपने इंडिया के किसी भी पार्ट को क्या कर सकती है किसी फॉरेन स्टेट को ये दे सकती है, ठीक है। जैसे कि वो हमने अभी पढ़ा था अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था हमने
कि जो 100th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ था कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में 1 अगस्त 2015 को 15 को लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुए थे, जिसमें कि कुछ क्या था, इंडिया की टेरिटरीज़ इंडिया और बांग्लादेश के बीच में टेरिटरीज़ को इंटरचेंज किया गया था, ठीक है? ये कब हुआ था? 1 अगस्त 2015, क्योंकि जब अब क्या है, हमारा इंडिया क्या है, एक सोवरेन स्टेट है, तो ये क्या कर सकता है, किसी फॉरेन स्टेट की कुछ टेरिटरीज़ को अपने में भी मिला सकता है और चाहे तो अपनी टेरिटरीज़ को किसी फॉरेन स्टेट को भी दे सकता है, ठीक है? तो ये था हमारा सोवरेन। सोवरेन का मतलब है कि अपनी वो किसी का भी डिपेंडेंस नहीं है और अपने सारे फंक्शंस को वो अपनी उसको पूरी फ्रीडम है और अपनी इच्छा से वह अपने सारे डिसीजन को ले सकता है अपनी कंट्री के, चाहे वो एक्सटर्नल कंडक्ट हो उसके और जो भी जो या फिर इंटरनल कंडक्ट हो कंट्री के, वो अपने हिसाब से उनको परफॉर्म कर सकता है, ठीक है?